Hello everyone, welcome back to the Political Science Paper 2 lecture series on near peer. We're going to continue where we left in the last lecture, which is that presidents also have a lot of legislative powers other than the executive powers that we discussed. तो सबसे पहले हमने वीटो पावर को बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था. वीटो पावर के बाद जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास एक, उससे कहते हैं पावर ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. पावर ऑफ मैसेजेस बेसिकली ये है कि इसके अंदर प्रेसिडेंट may send messages that propose some legislative measures. बेसिकली प्रेसिडेंट खुद, चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जिस तरह हमें पता है कि खुद लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता, यानी उसका वोट नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर, ना ही वो पार्लियामेंट में बैठता है जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर बैठता है. तो इसलिए कानून पास बहरहाल कांग्रेस ही करती है. तो अगर प्रेसिडेंट ने, या तो वो वीटो कर सकता है कि कोई उसे अगर नहीं पसंद आया कोई लॉ, और उसके बाद फिर वो उसे ओवरराइड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर उनके पास इतनी मेजॉरिटी हो तो. मगर अगर कोई लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि ये कानून साजी होनी चाहिए, उस केस में प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली कोई पावर नहीं है, वो भी कांग्रेस की ही सवाबदीद है. द बेस्ट दैट प्रेसिडेंट कैन डू इज टू सेंड मैसेज टू द कांग्रेस के जनाब तरला जे कानून का पास कर दो. मतलब बेसिकली वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कांग्रेस से प्रेसिडेंट कर सकता है कि जी ये वाली लेजिस्लेशन पास होनी चाहिए. But since he is the president, since he is the head of the state, he also is one of the most popular person in his party. उसकी political party में पूरी उसकी following होती है, लोग उसके वो जो, जैसे कि बराक ओबामा था तो डेमोक्रेट्स का वो सबसे पॉपुलर कैंडिडेट था. ऑफ कोर्स रिपब्लिकन्स में डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी एज वेल. तो इसलिए इन सर्टेन वेज प्रेसिडेंट की बात की अहमियत होती है. तो प्रेसिडेंट जो मैसेज देता है कांग्रेस को, वो बहरहाल बहुत दफ़ा कांग्रेस उसको फिर कानून साजी उस पर कर लेती है. देयर आर लॉट्स ऑफ लॉज विच ओ देयर ओरिजिन टू द प्रेसिडेंशियल मैसेजेस. फॉर इंस्टेंस द फेमस Monroe Doctrine, which was enunciated by President Monroe, was transmitted to Congress through a message. This was basically about non-intervention policy in foreign affairs, in internal affairs of other countries. इसी तरह प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जो न्यू डील प्रोग्राम्स अपने एक्सेप्ट करवाए थे कांग्रेस से, वो भी मैसेजेस के थ्रू ही करवाए थे और फिर उन पर लेजिस्लेशन की गई थी. इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पेट्रनेज की पावर है. पेट्रनेज का मतलब है बेसिकली फेवर्स. टेक्निकली अगर हम इसको सिंपल देखें ब्रेकडाउन करके, तो बिकॉज आई कैन गिव यू सर्टेन फेवर्स, That's why I have certain control over you, because आप मुझसे अगर वो फेवर लेना चाहते हैं तो फिर आप मेरी बात सुनेंगे. तो चूंकि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा फेडरल अपॉइंटमेंट्स करता है डिफरेंट सर्विसेज के अंदर, जैसे हमने देखा है, इसीलिए प्रेसिडेंट बारगेन्स कर सकता है विद मेंबर्स ऑफ कांग्रेस कि वो अगर प्रेसिडेंट की मर्जी के प्रपोजल्स कांग्रेस में दें तो उसके बदले में प्रेसिडेंट फिर उन्हें कुछ पावर, कुछ अपॉइंटमेंट्स में उनको अपॉइंट कर सकता है, कमीशंस में, दूसरी चीज़ों में. Then there's this concept of delegated legislation. Delegated legislation basically takes two forms. अमूमी तौर पे कांग्रेस जनरल आउटलाइंस में लॉज को बनाती है, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं लिखी होती. तो उसकी जो डिटेल्स हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसकी क्या डिटेल रेगुलेशंस होंगी, वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है. सो फॉर इंस्टेंस कांग्रेस ने कोई एजुकेशन के ऊपर कोई बिल पास कर दिया, या लेट से उन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर कोई बिल पास कर दिया जिसमें ब्रॉड आउटलाइंस में बात की गई है. वो फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसको डील करेगा. फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी निटी ग्रिटीज में जाएगा, विच विल बी डेल्ट विद द सेक्रेटरी और द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, हु देन सब्सिक्वेंटली इज अंडर हुज सुपरविजन, द प्रेसिडेंट. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल्स बनाने में डायरेक्टली इन्फ्लुएंशियल हो जाता है. दूसरा तरीका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, जो कि एक ज़्यादा डायरेक्ट तरीका है, वो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज अ डायरेक्टिव विच इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो वो डायरेक्टिव्स इशू करता है उसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं. अब ये बेसिकली सच इन ऑर्डर, इसकी पावर भी जो है प्रेसिडेंट के पास डिफरेंट एक्ट्स ऑफ कांग्रेस के जरिए आई है, जिनके थ्रू प्रेसिडेंट को कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स जो हैं वो दे दी गई हैं. तो इसके ज़रिए प्रेसिडेंट बेसिकली खुद से, आप ये समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस दे देता है, लेकिन हमारे यहाँ रूल फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है उसको 120 दिन के अंदर पार्लियामेंट अगर अप्रूव करेगी तो वो लॉ बनेगा, अदरवाइज वो लैप्स कर जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. मगर यूएस में ऐसा नहीं है. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
until repealed by any other institution तो वो continue रहता है. तो एग्जैक्टिव इस तरीके से प्रेसिडेंट के पास काफ़ी पावर है. फ्रैंकलिन रोजवेल्ट यूज दिस पावर एक्सटेंसिवली. इसका मतलब कि इट्स अ वे टू बाईपास द कांग्रेस ऑल टुगेदर. और रोजवेल्ट का रिकॉर्ड है कि 3721 ऑर्डर्स पास किए, विच इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल बिकॉज फ्रैंकलिन रोजवेल्ट हैड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंसी विच इज़ द हाइस्ट इन द US. ऑल्सो बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो एमरजेंसी ऑर्डर्स पास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बीच में एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए, ताकि स्विफ्ट एक्शन लिया जा सके. प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू कन्वीन स्पेशल सेशंस ऑफ द कांग्रेस, कि वो बेसिकली कांग्रेस को कहे कि जी बहुत इंपॉर्टेंट मसला चल रहा है, कांग्रेस का इजलास हो और इस पर कांग्रेस कोई फैसला करे. तो ये उसके पास इख्तियार है. 1913 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉज पास हुए थे विद रिगार्ड्स टू सब्सिक्वेंटली जो फिर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी ज़रूरत पड़ी जिन चीज़ों की, दे वर ऑल पास इन स्पेशल सेशंस कन्वीन बाय प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन. Then this is some random idea that how president is very popular, he's a leader of the nation, his office carries a respect, he can create a public opinion against his opponents in Congress and subsequently Congress has to comply with them, hence he can appeal to public opinion. This is not obviously always effective because जब वुडरो विल्सन की केस स्टडी सारे सिचुएशन में बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी कारआमद है कि वुडरो विल्सन ने फॉरेन नेशंस के साथ ट्रीटी निगोशिएट की लीग ऑफ नेशंस की कि हम सारे एक लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस की टेक्निकली एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. और लीग ऑफ नेशंस का आइडिया खुद वुडरो विल्सन ने दिया और उसके जो नुकात थे 14 पॉइंट्स उनके अंदर. लेकिन सेनेट ने वुडरो विल्सन के इस आइडिया को अप्रूव नहीं किया, बाकी दुनिया ने कर लिया. तो लीग ऑफ नेशंस बन गई लेकिन अमेरिका उसका हिस्सा नहीं था, हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसका आइडिया दिया था क्योंकि अमेरिकन सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया उसे 2/3 मेजॉरिटी से. अब इसी चक्कर में फिर प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन टुक टू द स्ट्रीट्स एंड ही स्टार्टेड कैंपेनिंग अगेंस्ट सेनेटर्स के जी इन्होंने पास नहीं किया. वो लीग ऑफ नेशंस के फेवर में उसने एड्रेसेस करने शुरू किए. ही स्टार्टेड अपीलिंग टू पब्लिक ओपिनियन बट इट वाज फ्यूटाइल. There are some financial powers at president's disposal as well. Even though the control over federal finances has been vested in Congress, but in actual practice, president की input बहुत important हो जाती है. So what this means is that basically Congress पैसे allocate करती है different agencies को. और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा government shutdown का. Government shutdown US में होती है वो ये कि official फंक्शंस और ऑपरेशंस ही बंद हो जाते हैं यूएस में डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के. वाई? बिकॉज कांग्रेस ने हर साल जो बिल पास करना होता है कि पैसे रिलीज करने होते हैं डिफरेंट एजेंसीज को, वो जब नहीं कर पाती तो दे डोंट हैव दी ऑपरेटिंग मनी एंड फाइनेंसेस टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स एंड देन गवर्नमेंट एजेंसीज टेक्निकली शट डाउन. दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट शट डाउन और ये अक्सर होता है यूएस के अंदर एंड देन इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. लेकिन जो बजट बनता है जनरली, the budget and the accounting act of 1921 puts additional responsibilities on the presidency for the preparation of US federal budget, but उसकी अप्रूवल जो है वो कांग्रेस करता है. तो प्रेपरेशन ऑफ द बजट जो है वो प्रेसिडेंट की सुपरविजन में आती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विच इज अगेन पास्ड बाय कांग्रेस. हेंस इसको फिर आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे ओवर टाइम कांग्रेस ने बहुत सारी पावर्स इन्हांस की हैं प्रेसिडेंट की. देन देयर आर जुडिशियल पावर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर्स हैं. वो सबसे इंपॉर्टेंट पावर उसमें क्लेमेंसी की पावर्स हैं, जिसमें देयर आर पावर्स ऑफ पार्डन एंड कम्यूटेशन. पार्डन मतलब कि जिन लोगों ने भी फेडरल कोई फेडरल ऑफेंडर्स हैं, कोई भी फेडरल लॉ किसी ने ब्रीच किया है, कोई क्राइम किया है, जो प्रिजनर्स हैं उनको या तो प्रेसिडेंट मुकम्मल तौर पे पार्डन कर सकता है, या हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और कम्यूट या उसकी सज़ा को कम्यूट कर सकता है. कम्यूट इज के कम सज़ा दे सकता है. अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है तो वो उसकी सज़ा 5 साल की कर दे, 7 साल की करते. इस तरीके से वो उसकी पावर को कम्यूट कर सकता है या मुकम्मल तौर पे पार्डन कर सकता है टू ऑल दी ऑफेंडर्स हु आर कन्विक्टेड फॉर ब्रीचिंग फेडरल लॉज, नॉट स्टेट लॉज, फेडरल लॉज, एक्सेप्ट दोज इम्पीच्ड बाय द सेनेट. अगर हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स को या फेडरल जुडिशरी के किसी बंदे को, अगर या लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट को सेनेट ने इम्पीच किया है, सेनेट ने अपनी प्रोसीडिंग्स में कन्विक्ट किया, तो उसको प्रेसिडेंट माफ नहीं कर सकता. He appoints the judges of the Supreme Court with the consent of the Senate. This is also technically a judicial power because ये किस्म की judicial patronage है कि आप किसको अपॉइंट करते हो, किसको नहीं करते.
तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं एट एनी टाइम, और जब भी और लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं अनटिल उनका अगर वो अपनी कॉन्डक्ट बरकरार ना रख पाएँ, ग्रोस मिसकॉन्डक्ट हो जो कि फिर सेनेट इम्पीच करती है, या अगर वो उनको कोई बहुत इस तरह का कोई मेडिकल इशू हो जाए एनीथिंग लाइक दैट। तो लेकिन और जब भी वैकेंसी आती है तो फिर प्रेसिडेंट फिर उतने लोगों को अपॉइंट करता है। तो अभी रिसेंटली स्कारामुची को जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपॉइंट किया, तो अपॉइंट फेडरल जुडिशरी के मेंबर्स को, जब भी फेडरल जुडिशरी के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी मेंबर्स जब होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन उसके लिए भी सेनेट की अप्रूवल चलती है। और हम देखते भी रहे हैं अभी रिसेंटली का कैसे फिर उनकी पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं और सेनेट जुडिशरी कमेटी पूरे इंटरव्यूज और इन्वेस्टिगेशन करती है उस जज को अपॉइंट करने से पहले। देन देयर आर लॉट्स ऑफ इमरजेंसी पावर्स। ये प्रेसिडेंट के पास को एक्सप्रेसली पावर्स तो नहीं दी कॉन्स्टिट्यूशन ने, मगर ये बेसिकली कांग्रेस ने चूंकि ओवर टाइम बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर पावर्स प्रेसिडेंट को दी, इसी तरह कोर्ट्स ने ओवर टाइम काफ़ी सारी इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ली। 1861 में फॉर इंस्टेंस कांग्रेस की मर्जी के बगैर वैसे तो अब्राहम लिंकन ने हेबियस कॉर्पस का राइट जो है वो सस्पेंड कर दिया इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि सिविल वॉर चल रही थी। हेबियस कॉर्पस के 24 घंटे के अंदर आपने किसी बंदे को कोर्ट के सामने पेश करना है अगर आपने किसी को डिटेन किया हुआ है। तो एवरी पर्सन दैट पुलिस अरेस्ट विद इन 24 आवर्स ही मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ सो दैट द कोर्ट कैन डिटरमिन कि इस बंदे को कोई गलत तो अरेस्ट नहीं किया गया, इफ ही इज नॉट आर्बिट्ररीली डिटेन्ड, और उसको किसी राइट कॉज के लिए किया, कहीं ज्यादती तो नहीं करी किसी के साथ। मगर दिस राइट वॉज सस्पेंडेड बाय अब्राहम लिंकन ड्यूरिंग सिविल वॉर even without congressional approval। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इमरजेंसी पावर्स इन्वोक की थी, और जब उन्होंने फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था which is considered to be a very regressive executive order, one of the very dark executive orders, especially given that FDR generally was a very liberal person, कि उसने जापानीज अमेरिकन्स जो कि वेस्ट कोस्ट पे थे, they were placed in internment camps during World War II। उनको internment camps में रखा गया था, they were not allowed to escape। कि जो जापानीज अमेरिकन्स हैं, क्योंकि अमेरिका was at war with Japan, तो इस कंसर्न के तहत, इस असम्पशन के तहत कि इनकी लॉयल्टीज डिवाइडेड होंगी, तो इसके तहत फिर जापानीज अमेरिकन के साथ डिस्क्रिमिनेट करके उन्हें इंटरमेंट कैंप्स में रखा गया था। दिस डिसीजन वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस judgment as well। So this meant that court has granted some emergency powers and validated some emergency powers used by presidents। Harry Truman declared the use of emergency powers when he nationalized private steel mills। उन्होंने प्राइवेट स्टील मिल्स को नेशनलाइज किया ट्रूमैन ने ड्यूरिंग 1952 बिकॉज स्टील की ज़रूरत थी। कोरियन वॉर चल रही थी। कोरियन वॉर वाज अ वेरी ब्लडी वॉर, इट्स ऑल्सो नोन एज फॉरगॉटन वॉर, क्योंकि इसमें बहुत लोग डिस्कशन उतनी नहीं होती इतनी हिस्ट्री में। हालांकि इसका जो डेथ टोल था ऑन द यूएस विच इज़ वाज हाईएस्ट इफ इवन वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 1 की कैजुअलिटीज़ यूएस की मिलाएं तो कंबाइंड उनका कैजुअलिटी रेट कम होगा और कोरियन वॉर में ज़्यादा होगा। तो जब लेबर स्ट्राइक हुई 1952 में और स्टील नहीं दे रही थी बहुत सारी प्राइवेट स्टील मिल्स, तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने वॉर को यूज़ करते हुए कि कोरियन वॉर चल रही है, इमरजेंसी है, प्राइवेट स्टील की ज़रूरत है फॉर इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्री, तो नेशनलाइज की थी प्राइवेट स्टील मिल्स को। मगर ये जो एक्ट था ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया था इन दिस डिसीजन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो देयर हैज़ बीन टसल ओवर टाइम बिटवीन पावर्स के कितनी इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट यूज कर सकता है कितनी नहीं। इट्स गुड दैट यू मेक दीज रेफरेंसेज एंड एग्जांपल्स टू शो द एग्जामिनर दैट यू नो द नुआंसेस ऑफ दिस टॉपिक एज वेल। लास्ट इज द आइडिया ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में मैं आपसे कुछ आइडियाज शेयर कर देता हूँ। ऑब्वियसली यू कैन टेलर इट अकॉर्डिंगली हाउ एवर यू डीम फिट। इसमें बेसिकली आपने आइडिया ये देना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं है जितना वो कंसिडर किया जाता है। आप इसमें एक बात ये कर सकते हैं कि किस तरीके से लिमिट हुई है उसकी पावर्स। कांग्रेस का उस पर चेक है सेनेट की शक्ल में, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट के तहत। जुडिशरी का उस पर चेक है। प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो सकता है सेनेट के ज़रिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम डिज़ाइन इस तरीके से है, while this was designed to ensure कि कोई ऑटोक्रेटिक प्रेसिडेंट ना बन जाए, उसकी पावर्स को कंट्रोल रखने के लिए है,
but at the same time it also creates a lot of deadlocks. So American political system is also considered very inefficient in developed world because काफ़ी सारे deadlocks आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट एक बिल पास हुआ, वो बिल कांग्रेस के पास प्रेसिडेंट के पास गया, उसने उसे वीटो कर दिया, फिर उस पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो उस पर कुछ एग्रीमेंट नहीं हो रहा, बिल पास नहीं हो पाएगा. तो इसलिए बेसिकली सिस्टम में डेडलॉक्स आ जाते हैं और गवर्नमेंट शटडाउन्स उसका सबसे बड़ी एक मिसाल हमारे पास मौजूद है. तो ये आप बेसिकली इसमें एक पैराग्राफ लिख सकते हैं एज अ क्रिटिक ऑन द सिस्टम ऑफ इट बीइंग more prone to deadlocks and inefficiencies as compared to more smoother parliamentary democracies in the developed world like UK. It is easier to take decisions in UK because जो गवर्नमेंट जिसकी मेजॉरिटी होती है वही गवर्नमेंट बनाती है, उसका लॉ पास होता है, कोई वीटो शीटो नहीं इतना इस्तेमाल हो रहा, कोई उसका लॉ वीटो नहीं करेगा, तो इसलिए फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज रादर ईजियर देयर एज वेल. यू कैन मेक रेफरेंस टू फ्रांसिस फुकुयामा and his book Political Order and Political Decay. उसके अंदर बेसिकली उसने ये आइडिया पूरा एक्सप्लोर किया कि कैसे यूके's Westminster parliamentary democratic model is more efficient, is more responsive compared to the American presidential system of checks and balances because इतने multiple veto points हैं कि हर कोई एक दूसरे को चेक कर सकता है कि जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग मुश्किल और प्रोट्रैक्टेड डिले हो जाती है, जबकि यूके में वो ज़्यादा स्मूथली और जल्दी हो जाती है. सो दैट्स व्हाट यू कैन राइट इन द क्रिटिक एज वेल. होप you enjoyed this lecture and benefited from this. I'll see you guys next time.